अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अक्सा नूर है और मैंने FCPS पार्ट 1 इन साइकाट्री किया हुआ है। मेंटल हेल्थ पे अवेयरनेस देना जो है मेरा पैशन है और मैं बिलीवर्स लाइफ स्किल ट्रस्ट का जो है शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका फराहम किया कि मैं आप लोगों से इस मौजू पे बात कर सकूँ। स्पेशली सलीम मुर्तज़ा साहब का शुक्रिया कि उन्होंने मेरे लिए ये लेक्चर अरेंज किया। तो पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा मेंटल हेल्थ का एक प्रीव्यू देना चाहती हूँ कि ये मेंटल हेल्थ क्या होती है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और कौन सी ऐसी जो अलामात हैं वो हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। तो जिस तरह हमारा जिस्म होता है और हमारे जिस्म की सेहत होती है, बिल्कुल इसी तरह हमारी नफ्सियात, हमारा माइंड होता है और उसकी सेहत को हम कहते हैं मेंटल हेल्थ। इसको मज़ीद और समझने के लिए हमें जो है, जो हमारा दिमाग यानी ब्रेन और हमारा ज़हन माइंड, इन दोनों में हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ये जो हमारा ब्रेन होता है, ये हमारी बॉडी के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये एक फिजिकल ऑर्गन है जिसको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। और जो हमारा माइंड होता है यानी कि हमारा ज़हन होता है, वो हमारी जो है हमारे जज़्बात, एहसासात, हमारे रवैये, एक दूसरे के साथ जो हमारे बर्ताव होते हैं, हमारे अंदर की ख्वाहिशात, खूबियाँ, ख़ामियाँ, इन सारी चीज़ों को जो कंट्रोल कर रहा होता है, वो हमारा माइंड होता है। और हमारा माइंड जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। ये फिज़िकली एग्ज़िस्ट नहीं करता, ये एक कॉन्सेप्ट की फ़ॉर्म में होता है। अब चूंकि हमारा जो दिमाग है यानी ब्रेन वो हमारी बॉडी के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो जो भी डिजीज हमारे ब्रेन की होगी, उसकी जो तकलीफ होगी, उसकी जो बीमारी होगी, वो सिर्फ इंसान को होगी, ठीक है ना, उसी इंसान को होगी। लेकिन हमारा जो जहन है वो हमारी सोसाइटी में जो हमारा सोशल नेटवर्क है उस सब के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो हमारे समाजी जो आपस में ताल्लुकात यानी हमारे जो रवैये, हमारा बर्ताव, हमारे एहसासात, जज्बात ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो जब भी कोई इंसान किसी ज़हनी बीमारी का शिकार होता है, तो उससे जो उसके इर्द-गिर्द के लोग होते हैं, वो भी उतना ही इफ़ेक्ट होते हैं जितना वो इंसान खुद इफ़ेक्ट हो रहा होता है। तो ये इम्पोर्टेंस है मेंटल हेल्थ की। जिस तरह फिज़िकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है, मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट के मुताबिक हर 5 अफराद में से एक फर्द जो है वो मेंटल इलनेस का शिकार होता है। इसके बावजूद भी अगर आप लोग इर्द गिर्द देखें तो लोगों को इसके बारे में कोई भी मालूमात नहीं होती। यानी एक एवरेज फैमिली यूनिट में जिसमें अगर 5 अफराद शामिल हैं, तो शुगर ब्लड प्रेशर हो ना हो, लेकिन मेंटल इलनेस उस घर में ज़रूर होगी। लेकिन इसके बावजूद, इतनी प्रेवलेंस के बावजूद, लोगों को इसके बारे में कोई इल्म नहीं। उसकी क्या वजह है? मेंटल इलनेसेस जो हैं इनके साथ एक बहुत बड़ा स्टिग्मा अटैच होता है। कोई भी शख्स ये नहीं चाहेगा कि उसके साथ नफ्सियाती या ज़हनी बीमारी का लेबल लगे। इसी की वजह इस वजह से वो ना तो अपनी इस नफ्सियाती बीमारी को किसी के साथ डिस्कस करेगा, ना वो मुअल्लिज के पास जाएगा। अगर वो मुअल्लिज के पास चला भी जाएगा, तो वो जो है इलाज को कंटिन्यू नहीं कर सकेगा। नतीजतन क्या होगा कि ये जो मेंटल इलनेस होगी, ये सतह पे नहीं आएगी, ये सोसाइटी में इर्द-गिर्द हमें नज़र नहीं आएगी। ठीक है? तो मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? मुझे तो बहुत साफ आवाज आ रही है आपकी। चलो ठीक है। तो अब जी। जैसे इस सोसाइटी में आप लोगों को जो फिजिकल इलनेस होती है वो बहुत ज्यादा नजर आती है, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों के मसाइल, ये सब नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसका इलाज करते हैं, इसको जो है एक हमदर्दी की निगाह से देखा जाता है। लेकिन नफ्सियाती बीमारियां जो कि बर्डन में कहीं ज्यादा हैं, उसको सब लोग छुपाते हैं और वो नजर नहीं आती। अब आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा कि इतनी ज्यादा प्रेवलेंस के बावजूद, यानी कि वो इतनी ज्यादा है, तो आप लोग कोई नेम कर सकते हैं कोई मेंटल इलनेस? कोई नाम लेना चाहेगा किसी मेंटल इलनेस का? जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी जी। या एंजियोलाइटिक डिप्रेशन भी शायद एक लफ्ज इस्तेमाल होता है जो जी। मेरे मेरे जहन में आ रहे हैं। जी। जी। कोई और चाहेगा कि कोई बीमारी का नाम ले? डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ऑनलाइन हैं, जी। उनके जहन में कोई चीज हो।
अच्छा, ठीक है, मेरे ख्याल में चले। अमूमन इस तरह होता है कि एक और रिसर्च के मुताबिक जो है हाई स्कूल स्टूडेंट्स पे रिसर्च की गई, उनमें से 50% बच्चों को जो है किसी भी मेंटल इलनेस का नाम नहीं पता था, और जो रिमेनिंग 50% स्टूडेंट्स थे उनमें से तकरीबन 90% स्टूडेंट को सिर्फ डिप्रेशन के बारे में पता था। तो इससे ये जाहिर होता है कि सोसाइटी को अमूमन तौर पर मेंटल इलनेस के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है और इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ऊपर। और मैंने ये टॉपिक क्यों चूज किया, इतने सारे डिफरेंट और भी टॉपिक्स थे, लेकिन मैंने ये टॉपिक क्यों चूज किया वो इसलिए क्योंकि इसकी सोसाइटी में प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है। यूएसए में 35,000 यूएस सिटीजन्स पे रिसर्च की गई, और रिसर्च के नतीजा ये निकला कि 6% पॉपुलेशन जो है वो एनपीडी का शिकार होती है। उसमें से भी जो मेल्स हैं उसमें ये बीमारी उनमें ज्यादा प्रिवेल करती है। तो यानी अगर आपका एक सोशल नेटवर्क है जिसमें अमूमी तौर पर 100 या 200 के करीब लोग होते हैं, तो लेट्स से कि अगर आप 100 लोगों को जानते हैं जिसमें आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार और जिनसे आप बिजनेस वगैरह करते हैं वो लोग उसमें इंक्लूडेड हैं, तो उसमें से तकरीबन 6 लोग ऐसे होंगे जो कि इस बीमारी से इफेक्ट हो रहे होंगे। इसकी प्रेवलेंस इतनी ज्यादा है। ठीक है, अब बीमारी पे बात करने से पहले जो है हम लोग ये वर्ड जो नार्सिसिस्ट है ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये नार्सिसिस्ट जरूर। कहाँ से आया है वर्ड। तो हजारों साल पहले कदीम यूनान में एक तखयलाती कहानी जो है आम थी। उसमें एक शख्स था, वो अपनी सूरत का दीवाना था और वो अपने बारे में ना बहुत आला राय रखता था, वो अपने खुद को बहुत इंपॉर्टेंट समझता था। तो इसी तरह उसने एक इको नामी एक लड़की थी जो कि उस इलाके में बहुत खूबसूरत कंसिडर की जाती थी। उसने जो है नार्सिसस को अप्रोच किया, तो नार्सिसस ने सबके सामने उसको बहुत ज्यादा डिग्रेड किया, डिवैल्यू किया खुद को अच्छा महसूस करवाने के लिए। और ये करके जो है उसको ठुकरा के वो एक तालाब के पास गया, और तालाब में उसने अपना अक्स देख के वो अभी ये अप्रिशिएट कर ही रहा था कि वो कितना खूबसूरत है, कितना जबरदस्त है और कितना बेहतर डिजर्व करता है कि उसका पाँव फिसलता है और वो तालाब में गिर जाता है। जहां पे वो डूब के मरता है वहां पे एक फूल वहां पे उगता है, और उस फूल का नाम जो है नार्सिसस रखा जाता है। तो वहीं से ये नार्सिसस जो फूल है उसका नाम चला आ रहा है। इस कहानी के पीछे असल मकसद जो है वो दरअसल इस शख्स की नफ्सियात बयान करना था, कि ये कोई ऐसा शख्स जो बहुत ज्यादा खुद पसंद हो, अपने बारे में बहुत आला राय रखता हो और मुबालगा आराई की हद तक जो है उसको अपना आप बहुत बड़ा नजर आता हो, ऐसे शख्स को हम कहते हैं कि वो एक नार्सिसिस्ट है। ठीक है। तो जब साइकोलॉजी में एक मजीद। एक सेकंड के लिए आप 1 मिनट स्टॉप करेंगे काइंडली? जी जी। जी। अब हम लोग बात कर रहे थे कि जो एनपीडी का पेशेंट होता है वो हमेशा जो है एक फैंटेसी वर्ल्ड में खोया रहता है, और वो अपने आप को जो है ना बहुत ही सक्सेसफुल इमेजिन कर रहा होता है, और अपने आप खूबसूरती, मशहूरी, ये चीजें उनके बारे में वो सोच रहा होता है, और ये रियलिटी से ना बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही होती। और वो अपने लिए भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख रहा होता है, जिसकी वजह से वो खुद भी जो है एक बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स में भी गिरफ्तार रहता है, एंजाइटी का भी शिकार रहता है, क्योंकि उसने अपने लिए जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए होते हैं ना वो बहुत अनरियलिस्टिक होते हैं। और फिर वही बात आती है कि जब वो उसे अचीव नहीं कर सकता तो फिर उसका जो रवैया और बर्ताव दूसरों के साथ होता है ना वो फिर ठीक नहीं रहता। तो ये अगर ये जो सारे के सारे ट्रेट्स हैं ये अमेरिकन साइकाट्रिक एसोसिएशन में DSM-5 के अंदर ये ट्रेट्स हैं, और ये ट्रेट्स अगर किसी भी इंसान के अंदर पाए जाते हैं तो फिर उसको लेबल कर दिया जाता है कि उसको एनपीडी है। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि मैंने आप लोगों को ये ट्रेड्स बताए हैं, क्या आप लोग किसी ऐसे शख्स को, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में ही ये बात स्टैब्लिश की थी कि आपका यकीनन किसी ऐसे शख्स के साथ ताल्लुक है, तो क्या आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि आप ऐसी क्वालिटीज वाला, ऐसी सिम्टम्स वाले किसी शख्स को जानते हैं? जी। सलीम मुर्तजा साहब, रिस्पॉन्ड करें आप। नहीं जी, मैं तो किसी ऐसे शख्स को मेरे जहन में तो नहीं आ रहा। अच्छा, कोई और?
आयजा को चले। आप देखें, जो आपके साथ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से किसी से पूछें। असल में मेरे पास ना शो नहीं हो रहे। शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा। मैं इस स्टेट के ऊपर कुछ लोगों को जो है मुख्तलिफ एरियाज में जो है डिटेक्ट कर रहा हूँ। मैं असलन अगर जो मेरी जो है ना ऑफिशियल पोजीशन है उसमें भी, जो मेरी मेडिकल प्रैक्टिस है उसमें भी, और जो मेरी सोशल लाइफ है उसमें भी, जी जी। मैं मैं कुछ लोगों को इस स्टेट के साथ रिलेट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अगर तो कोई शख्स दो इसके अब पहलू होंगे कि या तो किसी शख्स को किसी दूसरे के अंदर ये जो है क्वालिटीज नजर आएंगी, या शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसको अपने अंदर ये क्वालिटीज नजर आ रही हैं। तो अगर किसी को अपने अंदर क्वालिटीज, तो मैं नहीं कहूंगी, सिम्टम्स कहूंगी, अगर किसी शख्स को यस। अपने अंदर सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये एक बहुत खुशाइन बात है। ये खुशाइन बात इसलिए है कि एटलीस्ट किसी जिस शख्स ने अपने आप को ये एक्नॉलेज कर लिया ना, अवेयर हो गया कि हाँ शायद मुझ में ये डिसऑर्डर है, तो इसका मतलब है कि अब वो ट्रीटमेंट के लिए रेडी है। वो क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, उसका इलाज हो सकता है, जो कि बिहेवियरल थेरेपी से होता है। तो अब वो शख्स जो है, अब अगर वो अपना इलाज करवा लेता है, तो वो अब मुआशरे के लिए एक बहुत बेहतर फर्द बन के निकलेगा। लेकिन अगर आपको नजर लग रहा है कि ये क्वालिटीज किसी दूसरे शख्स में है, तो अब आप लोगों के लिए एक बुरी खबर है, और वो बुरी खबर ये कि नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज वन ऑफ द फ्यू कंडीशन जिस जो पेशेंट है ना, उसको अकेला छोड़ दिया जाता है, उसका इलाज नहीं किया जाता, और एवरीवन एल्स इज ट्रीटेड। अब ये ऐसी बात क्यों इसके बारे में मशहूर है, उसकी वजह यह है कि सबसे पहली बात, जो एनपीडी का पेशेंट होता है, क्योंकि उसने अपना इतना अच्छा अपने दिमाग में इमेज क्रिएट किया होता है, उसके अपने फैंटेसी वर्ल्ड में वो इतना बेहतरीन होता है, उसे अपने साथ मसला लगता ही नहीं। तो जब उसे अपने साथ मसला लगता ही नहीं, तो वो कभी भी इसका इलाज नहीं करवाता। तो ये उन बीमारियों में से बीमारी है जो कि बिल्कुल अनट्रीटेड रहती है। ठीक है ना। तो ये दूसरों को तो आप लोग ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अब जो इस बात की दूसरी लाइन है ना कि एवरीवन एल्स इज ट्रीटेड, ये बात क्यों कही गई है? ये बात इसलिए कही गई है कि ये एक अब्यूसिव रिलेशनशिप है, ठीक है ना, ये एक अब्यूज का रिलेशनशिप है। इसमें जो बंदा एनपीडी का पेशेंट होता है वो अब्यूज करता है, और जिसपे अब्यूज हुआ होता है फिर उसको जो है एंटी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाती है। तो अब हम बात करेंगे नार्सिसिस्ट अब्यूज के ऊपर, कि नार्सिसिस्ट अब्यूज क्या होती है और ये किस तरह एक एनपीडी का पेशेंट करता है। तो सबसे पहली चीज आती है विक्टिम मेंटालिटी। ठीक है। विक्टिम मेंटालिटी और विक्टिमहुड में फर्क है। ठीक है। विक्टिमहुड ये होता है कि किसी इंसान पे कुछ बुरा हो रहा है, तो वो एक विक्टिमहुड का शिकार है, नजर आ रहा है कि उसके साथ बुरा हो रहा है, वो मजलूम है। एक चीज होती है विक्टिम मेंटालिटी, यानी कि ये शख्स खुद बुरा कर रहा है। वो एक कहावत मशहूर है कि 100 छुरे घोंप के भी इंसान कह रहा है कि मैं ब्लीड कर रहा हूँ, आई एम ब्लीडिंग। तो इसमें जो है ये इंसान जो है मुस्तकिल अपने इर्द गिर्द के लोगों को जो है जालिम लेबल करता रहता है, क्योंकि उसने अपने साथ एक लेबल अटैच कर लिया है कि मैं मजलूम हूँ। तो इस मेंटालिटी, ये इतनी टॉक्सिक मेंटालिटी होती है कि अब इससे इंसान अपनी किसी भी किए की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। वो कहता है कि हाँ मैंने तुम पे गुस्सा किया था, लेकिन उसकी वजह भी तुम ही थे, क्योंकि तुमने मुझे उकसाया था या तुमने ऐसे किया था, तो तुम्हारी वजह से मैंने गुस्सा किया। तो ये एक अब्यूज की फॉर्म होती है। ठीक है। जिसमें जिसपे एक्चुअली अब्यूज हो रहा होता है उसी को जालिम लेबल कर दिया जाता है, और जो अब्यूजर होता है वो कहता है मैं मजलूम हूँ। दूसरी चीज है गैस लाइटिंग। अब ये जो टर्म है गैस लाइटिंग, ये एक मूवी से ओरिजिनेट करती है 1948 की, जब उस दौर में ये जो बल्ब्स होते थे, लालटेनें होती थी, गैस बल्ब्स होते थे। तो वहां पे ये भी एक शौहर के ऊपर है कि वो शौहर ने अपनी बीवी को ना प्रूव करना होता है कि उसकी बीवी जो है उसका दिमागी तवाजुन खराब है, जबकि उसकी बीवी बिल्कुल ठीक होती है। तो वो जो लालटेन होती है, जो गैस लाइट होती है, वो अक्सर उसको ना डिम कर देता है। और वो डिम करके जो है ना उस जो अपने घर के इर्द गिर्द की कुछ उसकी कुछ चीजें छुपा देता है, कुछ ऐसी नई चीजें ला के रख देता है कि उसकी बीवी को जो है ना अपनी सैनिटी पे शक होने लग जाता है। उसकी बीवी को आहिस्ता आहिस्ता लगने लग जाता है कि शायद उसकी बीवी पागल है। तो ये एक मैनिपुलेशन की, एक नफ्सियाती मैनिपुलेशन की ऐसी टैक्टिक है जिसमें जो गैस लाइटर होता है, जिसमें वो जो शख्स होता है वो दूसरे को
मैनिपुलेट करता है, एक उलझन, एक कंफ्यूजन में मुब्तला कर देता है कि वो बंदे को लगने लगता है कि शायद उसके साथ ही कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है। तो अब इसके थ्रू, इस गैस लाइटिंग के थ्रू जो एनसीडी का मरीज होता है वो किस तरह से अब्यूज करेगा। मिसाल के तौर पर वो कोई बहुत हर्टफुल बात बोलेगा किसी को, और जब वो आगे से वो बंदा उससे कहेगा कि तुमने मुझे ऐसी बात क्यों कही, तो वो बिल्कुल अपनी ना बात को चेंज कर देगा और बोलेगा कि नहीं, मैंने तो इस अंदाज से की थी, मेरा तो ये अंदाज था, या मेरी तो नियत ये थी। हालांकि उसकी नियत, उसका अंदाज वही था जो उस बंदे ने परसीव किया, लेकिन ये जो गैस लाइटर होगा ये उसको बिल्कुल चेंज कर देगा। इसी तरह कोई बात खुद कह के दूसरे बंदे से कहना कि ये बात तो तुमने मुझे बताई थी इसके बारे में, ठीक है, यानी कि शिफ्ट कर देना उसके ऊपर। और ये अब्यूज वो शख्स इतनी दफा करता है, इतनी दफा करता है कि अगला जो शख्स होता है उसको लगता है कि हाँ मैं ही पागल हूँ। ठीक है, तो इस टर्म को कहते हैं गैस लाइटिंग, और ये एक अब्यूज की बहुत बड़ी फॉर्म है। किसी की चीजें छुपा देना और फिर बोलना कि तुमने खुद ही कहीं रख के तुम भूले हो, इस चीजें गायब कर देना, इधर से उधर कर देना, ये सारी जो है गैस लाइटिंग के जमरे में आती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? जी आपकी हो रही है, मुझे तो हो रही है। स्क्रीन नहीं, मेरी स्क्रीन मेरे ख्याल में रुक गई है। सलीम मुर्तजा साहब से कहें, 7 ओके, मैं, पार्टिसिपेंट्स तो मौजूद हैं। चलिए ठीक है, अब मेरी स्क्रीन आ रही है। अब ये गैस लाइटिंग और नार्सिसिस्टिक स्मीयर कैंपेन जो है ये जी जी, आ रही है अब सामने। जी। आपको अब्यूज की जो है ना तीसरी फॉर्म बताऊंगी कि एनपीडी का पेशेंट किस तरह से स्मीयर कैंपेन करता है। अब स्मीयर कैंपेन क्या होते हैं कि किसी को बदनाम करने के लिए एक पूरा का पूरा कैंपेन चलाना, ठीक है ना। तो जो एनपीडी का पेशेंट है, इसने अब्यूज करना है, ठीक है। तो इसको अब अब्यूज करने के लिए ना, ये उस शख्स के खिलाफ, ऑफिस में अगर एक बंदा है तो वो दूसरों के जिसको इसने अब्यूज करना है उसके खिलाफ इस तरह की डॉक्यूमेंट्स, उसके खिलाफ कुछ ऐसी एविडेंसेस इकट्ठी करेगा कि वो एविडेंसेस वो दूसरों को प्रूव करेगा, दिखाएगा कि देखो ये फलाना शख्स ऐसा है, ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है, इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये सब कुछ करके, चाहे वो शख्स ऐसा हो या ना हो, ठीक है, तो ये करके वो लोगों को प्रूव करेगा कि फलाना शख्स ठीक नहीं है, एतबार के काबिल नहीं है। बहन भाइयों में अगर बहन भाई जो है एनपीडी का शिकार है, तो वो अपने दूसरे बहन भाई के खिलाफ कुछ इस तरह की चीजें इकट्ठी करेंगे, जो जनरली उसके दोस्तों में, कजन्स में, अपने माँ बाप को दिखाएगा कि देखें ये जो है एतबार के काबिल नहीं, या इसने ये काम किया है। इसको कहते हैं स्मीयर कैंपेन, और ये बहुत ही मैनिपुलेटिव और एक्सप्लॉइटिव फॉर्म ऑफ अब्यूज होता है। क्यों? क्योंकि इससे आप किसी दूसरे शख्स का जो इमेज है सोसाइटी में, उसकी रेपुटेशन, उसको बिल्कुल तबाह कर रहे हैं। जिस तरह आप फिजिकली किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसी तरह किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना भी उतना ही बड़ा क्रिमिनल एक्ट है। फिर हम लोग देखते हैं कि आप में से किसी का माइक ऑन है, अगर काइंडली अपना माइक भद्रवाल साहब, म्यूट कर काइंडली दें। आप अपना माइक म्यूट कर दें। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, फिर एब्यूज की फॉर्म में आता है कि नार्सिसिस्ट ना आपको प्रोवोक करेंगे। किस तरह से प्रोवोक करेंगे कि आपको ना कुछ इस तरह की बड़ी सटल अंदाज में बातें कह के ना आपसे वो एक रिएक्शन हासिल करना चाहेंगे। आपको वो अब्यूज कर रहे होंगे, बहुत सटल तरीके से अब्यूज कर रहे होंगे। फिर जब आप एकदम से गुस्सा करोगे, एकदम से रिएक्ट करोगे, तो वो कहेंगे देखो ये तुम किस तरह से बोल रहे हो। या एक माँ कहे कि देखो तुम मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो। या अगर एक शोहर अपनी बीवी को इतना ज्यादा तंग कर करके जब वो रिएक्ट करेगी, तो वो कहेगा कि देखो पता नहीं तुम इस तरह से क्यों कर रही हो। यानी कि सारा का सारा ब्लेम एकदम से उस बंदे पे शिफ्ट कर देगा, और वो बंदा शॉक में होगा कि उसने, पहली बात तो ये उसको समझ नहीं आएगा कि उसने इस तरह से रिएक्ट क्यों किया, क्योंकि वो बहुत सटल तरीके से जो अब्यूजर होता है उसे अब्यूज और मैनिपुलेट कर रहा होता है। और फिर इसके रिएक्शन को वो मजीद कैश कराता है उसके स्मीयर कैंपेन्स में कि देखो इसने तो मेरे साथ ऐसे भी किया था। ठीक है, तो ये जो एनपीडी का मरीज होता है, ये अपना तो एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज क्रिएट करता जाता है, और अपने इर्द गिर्द के समाजी जितने भी लोग होते हैं उनका जो है इमेज बिल्कुल टारनिश करने पे लग जाता है। ठीक है, फिर इनकी एक अब्यूज की फॉर्म ये है कि जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, ये कहते हैं कि हम इम्पोर्टेंट हैं,
हर बंदा हमारी घड़ी के हिसाब से चले, ठीक है। इनके लिए इनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर कोई भी इनके स्केड्यूल से हट के काम करता है तो फिर ये बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं उस शख्स को। ये कहेंगे कि हम तो इतने डिसिप्लिन हैं, हम तो यूं हैं, हम तो इस तरह है, हम तो ये काम जल्दी कर सकते थे, तुमने देर कर दी। तो इस तरह अगर कोई बॉस है, कोई मैनेजर है, तो वो अपने एम्प्लॉयज को जो है तशद्दुद का निशाना बनाएगा, उनपे बिला वजह अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगाएगा कि तुमने मेरी घड़ी के मुताबिक ये काम क्यों नहीं किया। या कोई पेरेंट है तो वो अपने बच्चों से बहुत अनरियलिस्टिक उम्मीदें लगाएगा कि तुम मेरी घड़ी के मुताबिक खाना खाओ, मेरी घड़ी के मुताबिक। जब आपके बच्चे जरा बड़े हो जाते हैं तो उन पे ये चीजें उस तरह से अप्लाई नहीं होती जिस तरह एक छोटे बच्चे को डिसिप्लिन किया जाता है। तो इस सारे अब्यूज के बाद, ठीक है, जिस शख्स पे अब ये अब्यूज मुख्तलिफ लोगों पे हो रहा होता है, एक बॉस है वो अपने एम्प्लॉयर पे अब्यूज करेगा, ठीक है, अपने जो एम्प्लॉय है उस पे अब्यूज करेगा। अगर एक हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक को इसका ये डिसऑर्डर है, मर्दों में अमूमन ज्यादा होता है, तो वो अपनी वाइफ को अब्यूज करेगा। अब्यूज करने के बाद क्या होगा कि वो इंसान, जाहिर है, अगर जैसे एक जो रिश्ता होता है वो कई सालों में मुश्तमिल होता है। अब अगर एक शख्स पे कई साल से अब्यूज मुस्तकिल हो रही है, हो रही है, हो रही है, तो उसका रिएक्शन तो आएगा। उसका रिएक्शन ये होगा कि वो जो शख्स जिस पे अब्यूज हो रहा होगा वो नार्सिसिस्ट अब्यूज सिंड्रोम में मुब्तला हो जाएगा, ठीक है। ये बकायदा एक सिंड्रोम है, क्योंकि इसकी जो है फिजिकल अब मैनिफेस्टेशंस आना शुरू हो जाएंगी। अब इस अब्यूज के सिंड्रोम के बाद क्या होता है कि जब इतना ज्यादा अब्यूज हो जाता है तो पहली चीज जो ऐसे लोगों में देखी जाती है जिनपे बहुत अरसे अब्यूज हुआ होता है, वो ना स्ट्रेस में आ जाते हैं, कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं, और उनको वजह नहीं पता चल रही होती कि वो इतने स्ट्रेस में क्यों है। वो एंजाइटी का शिकार रहते हैं, उनकी हार्ट बीट तेज रहती है, वो एक अजीब सी उलझन का शिकार होते हैं, लेकिन उनको अभी बिल्कुल पता नहीं चल रहा होता कि ये इसकी वजह कौन है, मैं क्यों इतना परेशान हूं, मैं क्यों इतना खौफजदा हूँ, मुझे किसका डर है। उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती। फिर दूसरी चीज है डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन में ऑब्वियसली अगर एक पार्टनर है, ठीक है, उसको जो है उसकी शादी के बहुत अरसे बाद पता चलता है कि हाँ, इतने अरसे से जो हमारे बीच में इतने कॉन्फ्लिक्ट और इतनी ये सारी की सारी चीजें हो रही थी कि इस वजह से हो रही थी क्योंकि मेरा जो स्पाउस है वो एक जहनी मरीज था। तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजों को लेकर और अब्यूज को लेकर वो डिप्रेशन में जाता है। तीसरी चीज आती है लो सेल्फ एस्टीम। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो? हेलो? हम्म, एक मिनट, मैं जरा इसको देख के जरा। जी आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। चले, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे तीसरी चीज है लो सेल्फ एस्टीम। लो सेल्फ एस्टीम अमूमन बच्चों पे होती है। जैसे अगर कोई पेरेंट नार्सिसिस्ट है, वो बच्चों से बहुत अनरियलिस्टिक उम्मीदें लगा रहा है कि तुम इतने ही नंबर लोगे, तुम 1000 में से, वो कह रहा है कि तुम 1000 में से 1100 नंबर लेके दिखाओ, ठीक है, ये अनरियलिस्टिक उम्मीद है। वो उससे कह रहा है कि तुम सुबह 5 बजे उठो, मेरे साथ 5 बजे उठो क्योंकि मैं 5 बजे उठता हूँ। ये आजकल के बच्चों से बहुत अनरियलिस्टिक उम्मीदें लगाना है, ठीक है। उनके साथ मुस्तकिल 15 साल, 20 साल, 25 साल, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती, अगर ऐसे कोई इंसान कर रहा है तो वो बच्चे जो है फिर वो लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो जाते हैं। वो जब बाहर जाते हैं तो वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते, वो एक खौफ में मुब्तला हो जाते हैं कि उनसे कुछ गलती ना हो जाए, उन्हें बाहर जाके मजीद किसी और उसका निशाना ना बनाया जाए। और ऐसे लोगों में अमूमन फियर भी बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है। अच्छा, फिर चौथी चीज आती है एक। अब ये मैं आपको बताऊंगी कि जैसे एक मैनेजर और उसका एम्प्लॉय है, ठीक है। मैनेजर अगर एनपीडी का पेशेंट है और वो अपने एम्प्लॉय पे मुस्तकिल मुस्तकिल उसकी हर अकॉम्प्लिशमेंट को, उसकी हर काम को जो है, अगर वो निगेट कर रहा है और उसको एक टफ टाइम दे रहा है, टॉक्सिक टाइम दे रहा है, तो अब जो उसका जो एम्प्लॉय होगा ना, वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और वो एक रोबोट की तरह बिल्कुल उस नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी वाले बंदे के कंट्रोल में आ जाएगा। और ना वो अपने डिसीजन ले सकेगा, ना वो प्रोफेशनली ग्रो कर सकेगा, और वो बहुत ज्यादा ना थकावट और लेजीनेस, ये दो चीजें वो महसूस करने लग जाएगा, ठीक है। फिर पांचवी चीज आती है आइसोलेशन। ये भी एक सिम्टम है जिसके साथ इतनी ज्यादा, इतने लंबे अरसे अगर किसी के साथ अब्यूज हुआ हो तो अब वो ना सोसाइटी में, अब उसका एतमाद, उसका ट्रस्ट ब्रेक हो गया है, ठीक है। उसे पता नहीं चलेगा कि उसका ट्रस्ट किसी शख्स की वजह से ब्रेक हुआ है, लेकिन अब वो जनरली लोगों पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करेगा। फिर छठी चीज आती है फिजिकल सिम्टम्स।
इतना लंबा मेंटल अब्यूज के बाद, जैसे अगर किसी शख्स पे 30 साल मेंटल अब्यूज हुआ है, तो उसके बाद डेफिनेटली अब ये फिजिकल सिम्टम्स बन के निकलेंगे। उसके सर में अक्सर दर्द रहेगा, वो कंप्लेन करेगा कि उसके पेट में दर्द है या उसके जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है। ठीक है, अनएक्सप्लेन जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं वो अक्सर औकात जो है अब्यूज की वजह से होते हैं। तो अब हम लोगों ने डिस्कस किया कि नार्सिसिस्ट अब्यूज के, अब एक इंसान को पता चल गया, अवेयरनेस हो गई कि अच्छा चलो मुझ पे नार्सिसिस्ट अब्यूज हुआ था, तो अब उसको क्या करना है। अच्छा, जो नार्सिसिस्ट अब्यूज का सिंड्रोम है ये जनरली इट इज, अगर जैसे बहुत एक्सट्रीम केसेस हैं, जैसे आप डिप्रेशन में चले गए या आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में चले गए, तो ये चीजें तो डेफिनेटली इसके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, यानी आपको किसी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। लेकिन अगर ये सिम्टम्स थोड़े से सटल हैं आपके, जैसे कि ये लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस या लो सेल्फ एस्टीम, और आपको पता भी चल गया कि आपकी क्यों हुई है, तो सबसे पहली चीज है आप एक्नॉलेज करें कि आपके साथ अब्यूज हुआ है। ठीक है, अपने आप को आप प्रेप टॉक लें, जनरल पे अपना, जो लोग जर्नलिंग करते हैं वो यानी कि डायरी लिखना शुरू करते हैं कि मेरे साथ ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। अच्छा, उसका तरीकेकार ये होता है कि जब भी आप अपने नेगेटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में लिख रहे होते हैं, तो उसमें आपको उसको ना लिख के फाड़ के फेंकना होता है। इस चीज को कहते हैं ट्राउमा शिफ्टिंग एंड ट्राउमा डिस्ट्रॉइंग। ठीक है, आपने अपना ट्रॉमा एक पेपर पे शिफ्ट किया और उसके बाद अब आपने पेपर को फाड़ दिया, तो वो आपका ट्रॉमा बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। इसके ऊपर एक रिसर्च भी हुई, एक स्टडी भी हुई कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने इस तरह पेपर फराहम किया और कहा कि अपने नेगेटिव लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बस लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। तो शुरू में जब लोग लिख रहे थे तो वो बहुत ज्यादा ना एक्सट्रीम इमोशन के साथ लिख रहे थे। उसके बाद उन्हें दोबारा पेपर दिया गया कि अब दोबारा से लिखो, तो जब अब उन्होंने दोबारा लिखा तो उनके जो इमोशंस थे वो काफी ज्यादा जो है ना अब सेटल हो चुके थे, अब उनको इतना गुस्सा या इतना गम नहीं था। तो इसको कहते हैं ट्राउमा टेयरिंग, यानी आपने ट्राउमा अपना शिफ्ट करके ट्राउमा टेयर कर दिया। ये चीज आप करें अगर आपके साथ अब्यूज हुआ है, क्योंकि आपको फिर बहुत सारी बातें याद आएंगी। जब एक दफा आप एक्नॉलेज कर लेते हो तो फिर आपको याद आना शुरू हो जाती है कि अच्छा ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। उस सबको फिर आपने पेपर पे लिख के पेपर को डिस्ट्रॉय करना है। दूसरी चीज है कि अब आपने अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है। जब आपको एक दफा पता चल गया कि आप अब्यूज हो रहे हो, तो अब आप अपनी अपनी बाउंड्री सेट करो। जैसे मैं आपको, जो मैंने शुरू में एक एग्जांपल दी थी एक मैनेजर की, तो उस मैनेजर से जो एम्प्लॉय है वो किस तरह से बाउंड्री सेट कर सकता है। तो वो इस तरह से बाउंड्री सेट कर सकता है कि अब दोबारा अगर मैनेजर उसको उसकी अकम्पलिशमेंट पे उसको कुछ कहता है, तो वो बहुत रिस्पेक्टफुली अपने मैनेजर को बता सकता है कि जहां अगर मेरे अंदर गलतियां हैं, वहां मैंने अच्छे काम भी किए हैं, उसको अपफ्रंट होना पड़ता है। या वो अगर कोई फ्रेंड है उसका, वो उसको बहुत ज्यादा रिडिक्यूल कर रहा है, डिवैल्यू कर रहा है, तो वो अपने फ्रेंड को बता सकता है कि देखो, तुम्हारी इस चीज से मेरी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है और मुझे अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल है, अब मैं मजीद तुम्हारी ये चीजें बर्दाश्त नहीं करूंगा। या अगर किसी स्पाउस को पता चल जाता है कि मेरा पार्टनर मेरे साथ इस तरह कर रहा है, तो वो उसको बहुत क्लियर कट बता सकता है कि तुम्हारे इस रवैये या तुम्हारे इस बर्ताव की वजह से मेरी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है। ये वही बात है ना कि आपने स्टिग्मा को खत्म करना है। ठीक है, आप डिक्लेयर करें कि हाँ ठीक है, मुझे मुझे नफ्सियाती मसला हो रहा है इससे। जब आप एक्सेप्ट करोगे तो अगला बंदा भी फिर उस चीज को एक्नॉलेज करेगा। तीसरी चीज ये है कि आप किसी दूसरे बंदे से अपने वो इमोशंस या जो अपनी चीज है ना, इसको भी ट्रॉमा डंपिंग कहते हैं, लेकिन इसके बाद इसको इतना इनकरेज नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे रिलीजन में थोड़ा सा इस चीज को मना किया गया है कि आप किसी शख्स से डायरेक्टली वो सारी की सारी बात करें। डेफिनेटली आपको सपोर्ट की जरूरत होती है, आप किसी ट्रस्ट वर्दी बंदे को जाके बता सकते हैं कि वो आपको तसल्ली या दिलासा दे दे। लेकिन इससे ज्यादा बेहतर वो जो मैंने आपको पहला तरीका बताया था कि आप एक सफे पे, खाली सफे पे लिखें और उस सफे को डिस्ट्रॉय कर दें, ये ज्यादा बेहतर तरीका है। और फिर लास्ट चीज आती है कि अब अब्यूज को जब आप ये सब चीजें कर लेते हो, ये सारे एक्ट कर लेते हो, आपका गुस्सा, आपका गम कुछ कम हो जाता है, तो अब आपने अपने ऊपर फोकस करना है। ठीक है, अपनी आपने पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करना है, अपनी सेहत पे फोकस करना है। ठीक है, अब आप उठें जाएं, जब आप उस बंदे से अपनी थोड़ी सी बाउंड्री सेट कर लेते हैं ना और उससे कांटेक्ट कम कर लेते हैं, अब वो मुस्तकिल आपको डिवैल्यू नहीं कर रहा, बार बार आपको चीजें नहीं कह रहा। जैसे अगर आपके घर में आपका स्पाउस है, आप बाहर निकल जाएं, आप बाहर निकल के वॉक करें। ठीक है, आप एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, आपके जो अच्छे पॉजिटिव लोग हैं उनमें अपने आप को सराउंड करें। कोई अपनी हॉबी ढूंढ लें, जैसे बागबानी कुछ लोगों को शौक होता है, या कुछ भी ऐसी हॉबी में अपने आप को महव कर लें, ताकि वो जो शख्स है वो आपको कॉन्स्टेंटली जो है
तकलीफ का निशाना ना बनाता रहे। ठीक है, उसके बाद आप जब अपने आप पे फोकस करते हैं ना, तो आप हेल्दी खाना स्टार्ट करते हैं, आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, आप कोई अच्छी किताब उठा के पढ़ेंगे। किताब, यकीन माने, किताब पढ़ने से ना आपके जो विजडम है, आपकी जो अकल है, उसमें बहुत इजाफा होता है, और आपका जो पर्सपेक्टिव है ना वो ब्रॉडन हो जाता है। ठीक है, शुरू में जो लोग किताब नहीं पढ़ते उनका एक बहुत नैरो पर्सपेक्टिव होता है, वो हर चीज को जो है ना बस एक एक लेंस से देखते हैं। जब आप किताब पढ़ते हैं तो वो आपका लेंस हट जाता है और आपको जो है ना दुनिया बहुत वसी नजर आना शुरू हो जाती है, आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव नजर आते हैं। तो अच्छी किताबें पढ़ें, इससे आप इम्प्रूव होंगे, ग्रो होंगे, और जो आपका अब्यूज है जो है, उसके जो सिम्टम्स हैं आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म होने लग जाएंगे। लेकिन इस सब को जानने के बावजूद अगर कोई शख्स जो है वो कुछ भी अब अपने लिए नहीं कर रहा, और वो कॉन्स्टेंटली अपना ब्लेम कर रहा है किसी को, कि नहीं उसकी वजह से हुआ था, अब मेरे साथ अब्यूज हो गया है, अब मेरे साथ अब्यूज हो गया है, मैं ऐसा रहूंगा, तो अगेन ये बिल्कुल एक गलत रवैया है। ठीक है, इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं आप खुद को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि मैंने आपको पूरे स्टेप्स बताए कि इस अब्यूज से आप आराम से रिकवर कर सकते हैं, कुछ टाइम लगता है लेकिन आप इवेंचुअली रिकवर कर जाते हैं जब आपको पता चल गया। तो अगर आप अपनी सेल्फ को, अपने आप को टाइम नहीं देंगे, और ये जो मैंने आपको किताबें पढ़ने वाली बात बताई थी ये नहीं करेंगे, अपने नॉलेज को, अपने पर्सपेक्टिव को नहीं ब्रॉडन करेंगे, तो आप उस साइकिल में पढ़ते रहेंगे, और आप आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना जिंदगी में नाकामियों की तरफ जाएंगे, अंधेरों की तरफ जाएंगे, मजीद डिप्रेशन में जाएंगे, और पर्सनली ग्रो नहीं कर सकेंगे। तो अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू हीलिंग। जब आप एक दफा अवेयर हो गए, आपको जब आप अवेयर हो गए और आपने किसी दूसरे शख्स को देखा कि वो नार्सिसिस्ट अब्यूज में मुब्तला हुआ है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब आप उस जो एनपीडी का पेशेंट है उसको तो आप ट्रीट नहीं कर सकते, वो तो हमने पहले इस्टेब्लिश कर दी थी कि वो तो लेफ्ट अलोन, वो उसको नहीं छेड़ते। ठीक है, जो अब्यूजर, जो अब्यूज हो चुका होता है ना, एवरीवन एल्स जो अब्यूज होता है, उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो आज का मेरा जो मकसद था आप सब लोगों को अवेयरनेस देना, वो इसलिए देना कि इसकी प्रेवलेंस काफी हाई है सोसाइटी में। तो आप लोग देखें अपने इर्द गिर्द के लोगों को कि कौन अब्यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब्यूजर्स कम है लेकिन जो अब्यूज्ड हैं वो बेचारे ज्यादा हैं। तो आप उन लोगों को देखें, मवाद मौजूद है जिसके बारे में, जिस पे आप रिसर्च कर सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, और लोगों में आम करें कि जो भी बेचारा अब्यूज्ड है, इस वक्त तकलीफ या परेशानी में मुब्तला है, आप उसकी परेशानी दूर करें, उसकी मदद करें, और इसी तरह जो है अपने मुआशरे में एक बेहतर किरदार अदा करें। तो किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं, मैं ये अब ऑफ कर रही हूँ। जी अक्सा, माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा सेशन लिया, और थैंक यू। बहुत खुशी हुई कि बिलीवर्स लाइफ स्किल्स ट्रस्ट में एक बहुत अच्छा इजाफा हुआ। कुछ शुक्रिया लोग अंकल, कहते थे बहुत कि बहुत। बिलीवर्स लाइफ स्किल्स ट्रस्ट का फ्यूचर नहीं है, तो मेरा ख्याल से हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और अगर आप जैसे लोग टीम में शामिल हैं तो हमें किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सेशन लिया आपने, माशाल्लाह, और अपने शुक्रिया वालिद साहब अंकल। का नाम रोशन कर दिया, माशाल्लाह। शुक्रिया अंकल, शुक्रिया। चलें अब ये यहाँ से एंड कर लें बस सेशन, स्टॉप कर लें। बाकी खैर सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने ये सेशन सुना। जी डॉक्टर अक्सर, डॉक्टर अक्सर देख रही हैं, उनको नजर आ रहा है? हाँ, तो म्यूट क्यों हो भाई? जी मुझे आवाज आ रही है। जी जी।
डॉक्टर सर, अब्दुल अजीज भट्ट साहब के बिहाफ पर मैं पूछ रहा हूँ कि बिलीवर्स लाइफ स्किल ट्रस्ट जो है आपके इस कैंपेन को किस तरह से इन्हांस कर सकता है। ये तो डॉक्टर सगीर साहब का जो है, डेल गॉर्नेकी के इंस्ट्रक्टर हैं प्रोफेसर डॉक्टर सगीर अहमद साहब, उनका जी जी। मैसेज आया है। दिस इज एमर्जिंग, वो है इस वक्त फील्ड जिसके ऊपर जो है डॉक्टर अक्सर अगर बात कर रही हैं तो बहुत अच्छा है। एक तो ये कि मैं डॉक्टर सगीर साहब का मैसेज आपको कन्वे कर रहा हूँ, दूसरा ये कि बीएलएसटी बिलीवर्स लाइफ स्किल ट्रस्ट की जानिब से आपको मजीद किसी तरह की अगर सपोर्ट और इस तरह की वो चाहिए तो सलीम मुर्तजा जी साहब जो हैं इंशाल्लाह। वो ये देखें। सलीम मुर्तजा साहब, सलीम साहब आप क्या फरमा रहे थे? जी जी मैं मैं अक्सर अक्सर को को मुबारकबाद मुबारकबाद भी भी दूंगा दूंगा और और अपनी अपनी तरफ तरफ से से भरपूर भरपूर ताउन ताउन की की यकीन यकीन दहानी दहानी करवाता हूँ करवाता कि हूँ हम कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके साथ हैं और जितना भी आप सपोर्ट कर सकेंगे हम करेंगे, क्योंकि आप लोगों से हमारा फ्यूचर है, हमारे मुल्क का भी फ्यूचर है, हमारे इदारे का भी फ्यूचर है। और वेल डन। और थैंक यू मेरा अंकल। ख्याल से आज आपने अपने वाले साहब का नाम रोशन कर दिया, माशाल्लाह जी। माशाल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। बस ये अंकल, बस मैं चाह रही थी कि ये इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में अगर हम स्कूल्स में बिलीवर्स लाइफ स्किल ट्रस्ट वालों की तरफ से करवा लेना, कि वहाँ काफी सारे बच्चे होते हैं, तो मैं अभी मेरा चक्कर लगेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी ना इस्लामाबाद, तो अगर हम अरेंज कर लें। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। ये तो शुरू दिन से हमारा मकसद भी यही था। डॉक्टर अजीमुशान साहब तो इस बात को खुद लेके चले हैं कि स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में हम बच्चों को ट्रेन करें और उनको इन चीज़ों के बारे में आगाही दें, लाइफ स्किल्स पे। तो हमारा तो मकसद ही यही है। तो पहले भी जी जी। करवाते रहे और अब चूंकि आप भी हमारे एक टीम का हिस्सा हैं, तो इंशाल्लाह आप तो जी। बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपको अगर इस रावलपिंडी में वो चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, तो जी जी। एरिड यूनिवर्सिटी का जो है, एरिड यूनिवर्सिटी में हम आपके 2 सेशंस जो हैं 8 फरवरी के बाद, इलेक्शन के हम्म, फौरन बाद अरेंज करवा सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर अवेलेबिलिटी। जी। नाइस टू हियर यू एंड कांग्रेचुलेट, सल्यूट टू यू एंड योर एफर्ट्स। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। आप लोग थैंक भी यू। अपना ख्याल रखें, मेरे ख्याल में अब मगरिब की नमाज का टाइम भी होने वाला है। जी ओके, अस्सलाम चले वालेकुम। ठीक है, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।